नमस्कार। आज हमारे बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता जी उपस्थित हैं। मनोज गुप्ता जी के विषय में अगर बात करें तो ये एक बेहतर समाज सेवी के साथ-साथ एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। आइए मिलते हैं मनोज गुप्ता जी से और जानते हैं उनके विषय में। मनोज जी, आपका पारदर्शी विकास समाचार पे बहुत-बहुत स्वागत है। मनोज जी, जैसा कि आपके विषय में सुना है कि आप पहले समाज सेवी थे, धीरे-धीरे करके समाज सेवी के साथ ही साथ आपने राजनीति में भी प्रवेश किया और राजनीति में भी बड़े-बड़े झंडे आपने गाड़े। पता चला है कि आपने लोकसभा का चुनाव भी अकबरपुर सीट से लड़ा था। तो आप किन कारणों से, कैसे आप समाज सेवी के साथ-साथ आपने राजनीति जॉइन की? मैं बहुत-बहुत आपका स्वागत करता हूँ पारदर्शी। आज मुझे बात करने का आपके बीच में मौका मिला। समाज सेवा करने का एक लक्ष्य था कि जो गरीब और नीचे वर्ग के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। राजनीति में आने का एक चांस ये हुआ कि यदि हम समाज सेवा करते-करते राजनीतिक पटल पे आने के बाद हम अपनी बात को सरलता से रख सकते हैं। क्योंकि समाज सेवक को पटल पर रखने की जगह नहीं मिल पाती। जी। मगर किसी राजनीतिक पटल के सहारे या किसी सीढ़ी से चढ़कर अपनी बात को रखते हैं तो हम महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार से चर्चा कर सकते हैं। इसलिए समाज सेवा को लेकर जी। राजनीतिक पटल तक आने की जिम्मेदारियां, क्योंकि अपने समाज को या इस गरीब वर्ग के या अशिक्षित या शिक्षा को लेकर या किसी बात को रखना है तो कहीं ना कहीं राज और नीति को दोनों को मैच करना पड़ेगा। समाज सेवा में न राज है न नीति है, तो राजनीति में पटल पर रखकर हम उस बात को रख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात और मनोज जी, आपने लोक जनशक्ति पार्टी जॉइन की है, इसका क्या कारण था? लोक जनशक्ति पार्टी इसलिए ज्वाइन करी है कि उस पे महिला अधिकार, युवा रोजगार और धर्म जाति से हटकर एक पार्टी बात करती है और हमेशा निचले वर्ग को ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है। ऐसे हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी रहे और उनके दायित्व को निभाते हुए आज युवा सम्राट हम एक हिसाब से कहते हैं चिराग पासवान जी को, जिन्होंने हर मुद्दे पर सरलता से बात करते हुए न्याय की बातें रखी हैं। जब मैंने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जाति विशेष को लेकर काम नहीं हो रहा है, उस पे हम हर पटल के व्यक्ति को लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय चिराग पासवान जी के साथ मैं काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी बातों को उचित व्यवस्था के साथ रख सकते। अच्छा, जैसे कि वास्तविकता अगर बात की जाए, तो अगर देखें तो आज भी हमारा दलित समाज कमजोर वर्ग में आता है और रामविलास जी ने भी दलितों के उत्थान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। तो दलितों को लेकर के जो आज राजनीति हो रही है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दलितों को लेकर राजनीति नहीं हो रही, उनको जी। गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज यदि आप देखें कि किसी भी वर्ग के सीनियर को यदि ताली बजाने वाला कोई चाहिए जी। तो हम लोगों को ताली बजाने वाला समझ के लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा। और यूज क्या कर रहे हैं कि लोग हम लोगों को मीठी बातें करके बुला लेते हैं अशिक्षित। जी। हमारे यहाँ शिक्षा को लेकर वो काम नहीं हुआ। लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही, सरकार या अन्य सरकारें बात करती रहीं। मैं शिक्षा के विषय में लड़ता भी रहा हूँ। यदि हमारी शिक्षा सरल हो जाए, वन रैंक वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा, जी। जब एक समान शिक्षा हो जाए तो दलितों को या ओबीसी एसटी या किसी भी वर्ग के गरीब वर्ग को कोई भी गलत
नहीं इस्तेमाल कर सकता है, न गुमराह कर सकता है। जी। मगर अब शिक्षा सुधार नहीं है तो हम लोगों के साथ गुमराह करने का काम किया जाता है। अच्छा, शिक्षा में सुधार की बात अगर करें तो आपके अनुसार से क्या सुधार होने चाहिए? आप शिक्षा सबसे, जो शिक्षा एक आईएएस, जी। वही शिक्षा एक गरीब व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जी। आज आप देख रहे होंगे कई अनेक बोर्ड बन गए हैं। जी। सरकार ने भी कहा कि नई नीति शिक्षा लागू कर रहे हैं, मगर उस नई नीति शिक्षा में सरकार के शिक्षा मिनिस्टर को ये देखना चाहिए कि कहां पर कमियां रह गई। एक आप देख रहे होंगे 2002 में एक 5 रुपए की पुस्तक मिलती थी, नैतिक शिक्षा। जी। नैतिक शिक्षा पुस्तक से ये था कि हमारे अंदर संस्कार आते थे। आज वो पुस्तक नहीं है। कई ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जी। जो गलत है। जैसे अपने भारत का इतिहास यदि देखा जाए तो अभी निम्न मुद्दे भी चल रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग देखा जाए तो कई इतिहास के पन्ने एकदम गलत लिखे हैं। शिवाजी के बारे में बताया नहीं जाता, लक्ष्मी राय के बारे में बताया नहीं जाता, अच्छी चीजें बता ही नहीं रहे, नहीं बता रहे। आप सीबीएसई बोर्ड में देख लीजिए, कहीं संस्कार का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो शिक्षा में जब तक सुधार नहीं होगा, जैसे आज आप भारत आजादी से देख लीजिए जी। कि आईएएस आईपीएस या कलेक्टर किसको बोलते थे। जी। आज उन्हीं के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, या नीचे के वर्ग का व्यक्ति कभी शिक्षा नहीं पा पाया। क्यों नहीं पा पाए? इसके लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी, लोगों ने कहा तो उन्होंने कहा नहीं, इस शिक्षा को लेकर मैं कोई ना कोई नई चीज करूंगा। उन्होंने लिखा, मगर लोगों ने उनकी बातों पर विचार नहीं किया। जिन लोगों ने उनकी बातों पर विचार किया है, आज वो कहीं ना कहीं यदि देखें तो वो दलित वर्ग की लीडरशिप बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, जैसे बाबा साहब की बात की आपने, तो बाबा साहब ने भी शिक्षा पे ही जोर दिया था। हम्म। और जो शिक्षा में संशोधन हुआ है संभवतः धारा 30 के अंतर्गत, तो वो कांग्रेस के समय में, तो क्या वो संशोधन आवश्यक थे या नहीं? नहीं, कानून उनका इस पे क्या प्रभाव है? उसके दलित शिक्षा पर क्या संशोधन, कह सकते हैं, दलितों के हित को लेकर? हमने भी आपसे बताया हम्म, कि बाबा साहब ने जो संशोधन कहा था उस पर संशोधन नहीं हुआ, नहीं हुआ है। साधन को खोजने वाला संसाधन हुआ था, जी। जिसमें उस समय के प्रेजेंट सरकार के पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर, जी। उन्होंने अपने तरीके से उसको घुमाने का काम किया, और आज भी वही हो रहा है। यदि नई नीति शिक्षा को देखा जाए तो घुमा कौन रहा है? एक आईएएस या एक पढ़ा हुआ व्यक्ति। जी। शिक्षा नीति को यदि गरीब वर्ग पे बैठ के कभी किसी ने, सरकार ने पब्लिक पे जाकर शिक्षा नीति को तय करी है? नहीं करी। मेरा मानना है कि आप मन की बात, जी। आप शिक्षा नीति को मन की बात पर लेके देखिए ना, सभी गरीब झोपड़पट्टियों में बैठ के उनसे पूछिए ना कि शिक्षा नीति पे क्या होना चाहिए। आप एक पढ़ा हुआ जो टीचर होता है, उसको लगभग 40 से 45 हजार सैलरी मिलती है। एक टीचर जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने आता है, वो आता तो इंग्लिश पढ़कर है, सभी सब्जेक्टों को पढ़कर आता है, मगर वो प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा नहीं करता, न ही अपने बच्चों को पढ़ाता है। किसी भी आईएएस, पीसीएस या गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी एक बता दे कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब आई शिक्षा ही नीति पे आ रहा है कि आप सरकारी ही विभाग में नौकरी करना चाहते हैं। जी। टीचरिंग में क्या फर्क है? यदि आप इतने शिक्षा नीति के वो हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब राजा जब अपने बच्चे को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएगा, तभी नीचे का व्यक्ति सुधर पाएगा। और जब राजा का बच्चा और प्रजा का बच्चा एक बराबर पढ़ेगा, तभी तो एग्जाम देने में मजा आएगा कि किसका बच्चा टैलेंटेड है। मगर वो टैलेंटेड एक गरीब का बच्चा है, उसको दबाने का काम किया जाता है, और जो राजा का बच्चा है उसको निखारने का काम किया जाता है। इसी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। इसका मतलब अभी अगर बात करें तो कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र अभी भी चल रहा है। हाँ, राजतंत्र ही चल रहा है। आप देखें राजतंत्र का, पहले का राजा
कि बेटा जी संस्कार मतलब गुरु, जी गुरु से गुरुकुल, जी और गुरुकुल में राजा का बच्चा और प्रजा का बच्चा सब साथ में एक साथ जाते थे। पढ़ते थे। जी वो एक अलग था कि राजा के बैठने की व्यवस्थाएं मगर सामान्य थी, जी और राजा कभी पलट के गुरु से पूछता भी नहीं था कि मेरा बच्चा किस तरीके का, क्योंकि विश्वास था। आज तो विश्वास की तो बात ही नहीं है। अर्थात उस समय की शिक्षा प्रणाली बेटर थी बजाय आज की शिक्षा प्रणाली से। पहले की शिक्षा बहुत ज्यादा, जी यदि आप देखें तो पहले के लोगों में, जी आज लोग आप साइंटिस्ट कह देते हैं या बैठ के, जी पहले की ही चीजों को जी मॉडिफाई कर कर पेश किया जा रहा है। अच्छा जी जी आप किसी भी चीज को बदलाव देखें, जैसे युवा वर्ग आज अस, अपने आप को असमर्थ मान रहा है। जी क्यों मान रहा है? हम कितनी गवर्नमेंट सर्विस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। कितनी व्यवस्थाएं तय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मगर कहीं ना कहीं यदि हम प्रैक्टिकल पर बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क यदि हम दे दें युवाओं को, तो हम रोजगार जी। जगह जगह पर मिल सकता है। अच्छा, एक बात और, जैसे आपने बात तो अपने स्तर से बिल्कुल सही कही है, लेकिन पर जैसे कि सरकार शिक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट जारी करती है और टीचर्स को भरपूर सैलरियां भी मिल रही हैं, इसके बावजूद भी शिक्षा का स्तर सरकारी विद्यालयों का क्यों नहीं सुधर पा रहा है? मैंने अभी आपसे कहा जी दो शब्दों में बात, बजट सरकार राजा दे रहा है, जी बजट को नीचे तक ले जाने वाला व्यक्ति कौन है? जी यदि वो जो बजट को ले जा रहा है नीचे जी तक, उसी के बच्चे यदि उस विद्यालय में पढ़ें तो बजट काम में आ जाएगा। मगर उस बजट को ले जाने वाले बच्चे हाई एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड, जी तो कहीं ना कहीं उसकी कमी आ रही कि हाई एजुकेट और बजट नीचे के लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। जी जैसे बहुत बड़े मुद्दों पर आज मुद्दा चल रहा है, लोग आरक्षण को लेकर बात करते हैं। मैंने कहा कि प्रैक्टिकल वर्क देखिए ना, कहां पर आरक्षण है? जी 100 सीटों में 5, क्या महत्व है? आप हमें समान शिक्षा करिए ना, 100 पे 100 हम बैठने के लिए तैयार हैं इंटरव्यू देने के लिए। हमारी कराइए ना हमारी काबिलियत। आप हमारी काबिलियत को पेश नहीं करा रहे हैं। आप आरक्षण का एक बोझा लाद कर हमको दबाने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नीचे वर्ग के लोगों को दबाने का काम किया जा रहा यानी कि ये जो आरक्षण है, ये आरक्षण से उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। है ना। अच्छा आरक्षण न बढ़ने की एक टॉनिक है, अच्छा कहकर कि आपको आरक्षण है, मगर नहीं, अच्छा आप सामान्य शिक्षा पर बैठने का मौका दें। एक सरल, एक समान, इसीलिए मैंने कहा, मैंने कई बार हस्ताक्षर अभियान करे, वन रैंक वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा। जी एक समान शिक्षा होने से क्या होगा? जिस तरीके से आपको जो शिक्षा मिल रही है वही पुस्तक हमको भी पढ़ने को मिलेगी, मगर आज वो नहीं है। कारण यही है कि जो ऊपर लेवल पर बैठे हुए हैं, वो प्रणाली को सुधरना देना नहीं नहीं दे चाहते। रहे, यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि ये इतने सारे जो बोर्ड बना रखे हैं, इनको खत्म करके यदि शिक्षा का शिक्षा का स्तर बनाया जाए, तो वो सारे लोग जो अपने बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई में भेजते हैं, वो भी इसी एक बोर्ड पे, बोर्ड पे भेजने को मजबूर होंगे। हाँ, और जब एक बोर्ड पे आएंगे तो वही शिक्षा जो एक गरीब घर का बच्चा ग्रहण कर रहा है, वही उच्च श्रेणी का भी करेगा। करेगा। तो जब एक शिक्षा होगी तो उसके लिए भी उतनी ही संभावनाएं होंगी जितने की सबको, दूसरे बोर्ड के लोगों के लिए सबको है। आप कहीं भी बहुत रिजल्ट अच्छी उठाएं। बात, बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया है। अच्छा, जैसे दलित पे ये बात हुई कि आरक्षण, फिर तो आपका कहने का मतलब है कि फिर तो आरक्षण का भी कोई मतलब नहीं रह गया। आरक्षण नहीं, भारत की हाँ अर्थव्यवस्था से लगाकर हाँ व्यवस्था तक की कंडीशन सुधर जाएगी। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बात और, अभी जैसे ये लोकसभा चुनाव जो अभी हुए थे हाल में, इस चुनाव से एक नया एक राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र को कमजोर करने के लिए कहते हैं या कुछ भी है, आप बताएंगे इसके विषय में बेटर, कि ये जो इन्होंने जातिगत जनगणना, ये इसमें कितना इफेक्ट डाल सकती है या देखिए, डाल रही है? सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। अच्छा। क्यों करानी चाहिए? हम्म, क्योंकि आप किसी भी दल में जाएं हम्म, तो
तो जब चुनाव आता है तो सामाजिक बैठकें क्यों कराई? क्यों आपने 21 प्रकोष्ठ बना रखे हैं? एक ओबीसी प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा प्रकोष्ठ, ये क्यों बना रखे हैं? तो यदि आपने ये बना रखे हैं और आप उसी समाज को लेकर, जाति समीकरण को लेकर आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, तो जब बनाते हैं तो फिर उसकी जनगणना करा देनी चाहिए। किसी भी विधायक, एमएलए, आईएएस, पीसीएस को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना कि भारत के उच्च स्तरीय हमारे सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको तो तत्काल रूप से ये कह देना चाहिए कि जाति जनगणना होगी, उस पर कोई बदलाव नहीं। जाति जनगणना से समाज के अंदर निखार आ जाएगा। आज जो अल्पसंख्यक के लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, उनमें से ये भी जांच हो जाएगी कि आखिर ये लोग कहाँ हैं, कौन हैं। अब आपको बता दूं कि आज बहुत लड़ाइयां चल रही हैं जाति जनगणना को लेकर। अब आप समझ लीजिए कि मुस्लिम वर्ग जो बात करता है जी, कहीं ना कहीं 65% जी, मैं उनको कहता हूं कि वो हिंदू हैं। जी, मगर आप फतेहपुर चले जाइए, कई इलाके में है। अभी एक हमारे अधिकारी मोहम्मद रशीद चौहान थे, मैंने उनसे पूछा, बोले भैया इसमें कई सांसद और एक प्रथा भी चली आई है, उसका भी मैं आपको खुलासा कर दूं कि कभी कभी क्या होता था, पूर्वजों से चली आई है कि किसी के घर पे बच्चा पैदा होता था तो किसी कारणवश वो बचता नहीं था, तो ये कहा जाता था कि पैदा होते किसी दूसरे को दे दो। तो कभी कभी किसी को वारसी समाज में दे दिया या किसी को दे दिया, तो वैसा हो जाता था। जैसे कृष्ण जी का पालन पोषण कहीं और हुआ था और कृष्ण जी जन्मे कहीं और थे, ठीक उसी तरह के जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जन्मे किसी के यहाँ थे, उनका पूरा एजुकेशन किसके यहाँ हुआ था। यदि उसको देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर या फिर ब्राह्मण कहे जाए या और चीज कहा जाए, फिर मगर उन्होंने ये चीज नहीं कही और ना ही दर्शाया। उन्होंने शिक्षा की सुधार की बात कही, संविधान से शिक्षा को लेकर उन्होंने सुधार करने की बात कही। इसीलिए मेरा भी वही टॉपिक है कि यदि भारत के विकास की बात कही जाए तो सबसे पहला मुद्दा है शिक्षा, और यदि भारत की शिक्षा पे सुधार हो जाए तो ये टकराव खत्म हो जाए। अच्छा, जातिगत जनगणना तो दो तरह की, आपका कहना है कि मेरे ख्याल से जो भी आपने बोला है, जातिगत जनगणना का मतलब है कि धर्म को उससे न जोड़ा जाए, यानी सबकी जाति जनगणना हो, सबकी हो, हाँ। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कोई जाति जनगणना सबकी होनी चाहिए, सबकी। अच्छा, लेकिन एक बात और, जैसे कि अभी ये जाति जनगणना की बात आपने कही, ठीक है आपके अनुसार, लेकिन पर अभी इसी बात पर अगर लेकर के बात करें तो ये इन्होंने जैसे बोला कि विपक्ष का, और मैं ज्यादातर जैसे विपक्ष में हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर लें या हम अखिलेश जी की बात कर लें, तो इन सब लोगों का ये कहना है कि जो भाजपा और सहयोगी पार्टियां ये संविधान बदलना चाहती हैं, जबकि बाबा साहब का संविधान क्या जैसा था वैसा ही लागू है। मैं आपको बता दूं कि कोई चीज को बदल नहीं पाता है जी। हर जब राजा बनता है जी, तो का लिखा है तो उसमें बा जोड़ सकता है, एक शब्द, उसके लिए कैबिनेट बैठ जाती है, जिसकी पूर्ण बहुमत होती है वो थोड़ा बहुत जोड़ लेता है। जैसे एक आईएएस डीएम आता है, यदि उसको अपना न्याय चाहिए हो तो नियमानुसार नहीं लिखेगा, वो कहेगा कार्रवाई, एक नियम अनुसार लिख दिया तो एक आम आदमी के लिए होगा। तो संविधान में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। कोई अच्छा व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा नहीं का अर्थ कुछ और हो रहा है, इसको ये कर देते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी सदन में बहुत बड़ी बात उठी थी, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लोगों ने कहा इनको संविधान के पन्ने नहीं पता जी। वाकई संविधान के पन्ने किसी को नहीं पता हो सकते, मैं कह रहा हूं क्यों कि यदि एक शब्द 2 इंच का है और नई पुस्तक छपाई जाए, उसका 18 mm कर दिया जाए तो पुस्तक के पेज कम हो जाएंगे जी। ये तो छपने के ऊपर, मगर जो पहले संविधान था तो किसके पास है, ओरिजिनल कॉपी लाए किसी के पास,
यदि ओरिजिनल कॉपी को हिंदी में डाइवर्ट कर दिया जाए, हिंदी रूपांतरण कर दिया जाए, तो दूध का दूध और पानी हो जाएगा, मगर वो होने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि संविधान में बाबा साहब ने जो लिखा था, यदि उसको पूरा यदि आपको प्रिंट आउट करना है तो बुक लेके मत चलिए कि ये संविधान की बुक है। आप चलिए पूरी इसकी खुलासा करिए उसका हिंदी में, इंग्लिश बुक नहीं। और संसद में भी हिंदी बुक होनी चाहिए और आम पब्लिक को भी उसकी कॉपी मिलनी चाहिए संविधान की, कि ये हिंदी में है, पढ़िए और जानिए। मैंने आपको कहा कि हर सब्जेक्ट का एक निचोड़ है। और ये लोग लड़ कौन रहे हैं? राहुल गांधी जी बहुत सम्मानित है, मगर कितना? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं जी। आज अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं जी। जितने भी, मैंने अभी आपसे कहा कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जी, वही तो ये लड़ा रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग लड़ा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ही हम लोगों को इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए जी। यदि ये चाहें तो हमारा अंधकार दूर हो जाए, मगर ये चाहते नहीं, इनके काम बन रहे हैं। मुझे कोई बता दे कि राहुल गांधी का कोई काम रुक रहा है, अखिलेश जी का रुक रहा है, या अखिलेश जी की व्यवस्थाएं रुक रही, मगर हम गरीबों की व्यवस्थाएं रुक रही जी। हमारी शिक्षा और 10 साल पीछे जा रही है जी। जो हमको मिलना चाहिए देश आजाद होने के बाद, वो हमको नहीं मिली। तो हमारी पूरी की पूरी लड़ाई तो शिक्षा पर है, शिक्षा पर। मगर शिक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहता है, मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। आपस में सदन की कार्रवाई को स्थगित करा देना। एक सदन चलता है पब्लिक के पैसे से, पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा है, राजा को पता नहीं चल रहा है। राजा को समझना चाहिए कि आखिर हम इस सदन को चलाकर क्या करना चाह रहे हैं। आज सदन की बातें पब्लिक में आ रही, यदि आपस में दो राजा लड़ रहे हैं और वो बातें पब्लिक तक आएंगी, पब्लिक भी आपस में लड़ेगी, तो राजा और पब्लिक में अंतर नहीं रहेगा। सदन की कार्रवाई तो एकदम आम रिजर्व रहनी चाहिए कि राजा ने क्या डिस्कशन किया है, और जब पूरी चर्चा हो जाए तो उसका निचोड़ क्या है वो पब्लिक तक आना चाहिए। सुबह से शाम तक की चर्चा पब्लिक तक नहीं आनी चाहिए, मगर आज आईटी सेल इतना हावी कर दिया गया है कि कुछ पूछे नहीं। तो मेन मुद्दा है कि शिक्षा पे सुधार होना जरूरी है। शिक्षा पे सुधार, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रोजगार की यदि बात करें तो फिर वही शिक्षा की बात आती है। रोजगार, आज युवाओं को रोजगार नहीं है। अच्छा, मैं इसको कह दूं, छोटे में किसी को खराब भी लग सकता है, मैं उसके लिए खेद भी करूंगा। युवा रोजगार नहीं है, लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है जी। नीति आयोग, मैं जब राजीव जी थे नीति आयोग में, तब मैंने उनसे कहा था, हम कहते हैं कि युवाओं को रोजगार है तो कहां। आज मैं जिस कानपुर नगर में मेरा जन्म हुआ है, आज कानपुर नगर में मुझे बता दें कि कौन सा उद्योग बड़ा स्टार्ट हो गया है। अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, या और सब लोग हैं, कोई आ जाए कानपुर में डाल दे 2-4 फैक्ट्री, उद्योग नगरी की रहेगी, नहीं आए। कहां है वो उद्योगपति? कानपुर का उद्योग कहां है? लोगों ने कहा मेट्रो बन रहा है। मुझे मेट्रो से क्या मतलब है? हमें उद्योग चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए, और इन दोनों के साथ एक चीज जुड़नी चाहिए। मैं ये आपसे आग्रह करूंगा कि प्रैक्टिकल, जब तक हम किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करते, जैसे संविधान पढ़ने के बाद हमने संविधान के विषय पर प्रैक्टिकल नहीं किया तो आर्टिकल में कुछ भी बोल दो। आज जितना भी सिस्टम चल रहा है वो आर्टिकल पर चल रहा है। आप देख लें कि लगभग जैसे आईटी सेल को बढ़ावा दिया गया, आज आईटी सेल के बढ़ावे से 75% युवा संस्कार नष्ट कर रहा है। अब उस पर कौन रोक लगाएगा? कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, मगर उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार के राजा को और यहाँ के सांसद, विधायक, आईएएस,
इनको विचार करना चाहिए कि हमारा आईटी सेल से नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है, जो बातें डालने लायक हैं वो डाली जाए, जिनसे कोई चीज गलत प्रभाव डल जाएगा उस पर विचार करना चाहिए। आप आज फेसबुक उठा लीजिए, इंस्टाग्राम उठा लीजिए, कई आईटी सब्जेक्ट बनाए गए, आईटी प्लेटफॉर्म बनाए गए, उन पे देखिए दिन भर में 90 कंटेंट जो है वो गलत प्रभावित है, मगर उस पर बात ही नहीं हो रही। तो युवा रोजगार तभी मिल पाएगा जब युवा को पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिकल कराया जाएगा और हर सब्जेक्ट की उसको ज्ञान होगा। अब रामायण तो पता है, राम के बारे में जानते नहीं, रामायण पढ़ लिया, तो जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कहां से आएगा? राम बनने के लिए आपको संस्कार लाने पड़ेंगे। संस्कार आप राम को अपने सीने पे उतारे, तो राम आखिर क्या थे? तो उनका संस्कार, तो राम ये थे कि वो अपने पिता की बात को नहीं काटा या अपनी चीजों को नहीं काटा, उन्होंने प्रजा की बातों को नहीं काटा। तो यहां तो चल ही नहीं रहा है जी। और लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाओं को लागू कर रहे हैं। बात किसी राष्ट्र को तैयार करने के लिए राष्ट्र नीति को तैयार करनी चाहिए, राष्ट्र नीति से राजनीति, और राजनीति में रखना चाहिए उन समाज सेवकों को जो लोग समाज के बीच में रहते हैं और वो अपनी बातों को रखते हैं। मगर आज समाज की बात कौन रखता है? एक आईएएस। मुझे कोई भी युवा रोजगार की नीति तय होती हो बगैर आईएएस के तैयार होती हो तो बताएं। कभी पब्लिक से नहीं पूछा जाता। आप पब्लिक से पूछिए ना, वो चीफ मिनिस्टर से, उस स्टेट के मुख्यमंत्री से पूछिए कि आप अपने विधायकों को लगाइए जनता दरबार में, पब्लिक मन की बात में बैठे और पूछे कि यहां पर रोजगार कैसे मिलेगा। जब पब्लिक के बीच में बैठेंगे तो वहां से खोज के आएगा कि नहीं इस जगह पर ये होगा। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बहुत ऐसे जो उन्होंने काम किया, मैं उनको सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा था लोकल और वोकल, लोकल में रोजगार देंगे, मगर कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा गलत तरीके की मिसगाइड करके आज लोकल में कोई व्यापार मुझे बता दे। दूसरी चीज, आज जो भी बड़ी सम्मानित व्यवस्थाएं चल रही हैं, आप अभी देखिए कि नारी दिवस था, उसमें कि महिलाओं के द्वारा ये बहुत, वो जितनी भी बड़ी एनजीओ हैं वो कौन है? सब पढ़े लिखे, उनमें से 2 महिलाएं होंगी जो गरीब घर के, गरीबों को बस पेश करने का काम किया जा रहा है, व्यवस्थाएं सीनियर के पास जा रही। तो जब शिक्षा पे सुधार होगा तो व्यवस्थाएं एक पटल पर आ जाएंगी। इसीलिए मेरा पूरा का पूरा जोर रहा है कि शिक्षा पे सुधार होना बहुत आवश्यक। बहुत बढ़िया मनोज जी। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी ने बहुत अच्छी और सही बात बताई है। जहां तक अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो मनोज जी ने जैसा बताया उसके अनुसार सभी पार्टियां सिर्फ गरीबों का शोषण कर रही हैं और उसका निराकरण यदि कोई सरकार करना चाहे तो वो कर सकती है, शिक्षा की नीति में बदलाव करके। शिक्षा के जो बोर्ड बना दिए गए हैं, जो अनेकों बोर्ड चल रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब और अमीरों के बीच में जो खाई बनी हुई है, इन्होंने पूरे सिस्टम को बांट लिया। ऊपर की सारी रैंक, सारे पद लोगों ने अपने पास रख लिए और गरीबों को यूपी बोर्ड जैसी शिक्षाओं पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया। यदि सारे बोर्ड एक कर दिए जाए तो राजा और प्रजा अर्थात नेता, बड़े बड़े अधिकारी और गरीब घर का बच्चा, दोनों लोग जब एक साथ पढ़ेंगे तो समान शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो पूर्व में कभी गुरुकुल में होता था उस शिक्षा की बात की और अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत पारदर्शी समाचार में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत